नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हो सकता है आप लोग ने अब तक ये न्यूज़ सुनी ली होगी कि फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। नाटो यानी नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री का मिलिट्री अलायंस, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बात करती है। यानी कि ये कहती है कि अगर हम में से किसी एक पे भी अटैक हुआ तो इसको सब पे अटैक समझा जाएगा और सब मिलकर इस अटैक के अगेंस्ट में रिटेलिएट करेंगे। नाउ ये जो न्यूज़ है कि फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया है, आई एम श्योर कि इसने बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया होगा रशिया में। तो रशिया के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसको लेके कंसर्न हुए होंगे और इसको लेके ऐसा भी कहा जा रहा है कि चांसेस है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो करा देगी ये न्यूज़। आप लोग कहोगे कि इतनी छोटी सी कंट्री फिनलैंड और इतना बड़ा रशिया, अगर फिनलैंड ज्वाइन कर भी लेता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो ये इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों हो जाएगी? क्यों ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, इसके बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊं। इसके अलावा इस चीज को एंड ऑफ फिनलैंडाइजेशन कहा जा रहा है। तो ये फिनलैंडाइजेशन क्या है ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। प्लस थोड़ा फिनलैंड और रशिया के जो हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल रिलेशन, उसको जानना जरूरी है ताकि जो पूरी सर्कमस्टेंसेज है आज के टाइम में वो आप लोग को समझ में आएगी। तो यही सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो रशिया यूक्रेन वॉर को आप लोग को पता होगा कि 1 साल 2 महीने से ज्यादा हो चुका है और वॉर की शुरुआत हुई थी क्योंकि यूक्रेन ने कहा था कि जी हम लोग नाटो ज्वाइन करेंगे। और आप लोग को थोड़ा भी अगर इसके बारे में पता है तो आप लोग ये चीज अच्छे से जानते होंगे कि नाटो जो है इसका वो बनाया ही गया था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में। और सोवियत यूनियन के बाद जो कंट्री क्रिएट हुई, हालांकि 15 क्रिएट हुई है, लेकिन जो मेन सक्सेसर है सोवियत यूनियन का वो है रशिया। एक तरीके से ये समझ लो आप लोग कि नाटो का जो इंसेप्शन ही है वो हुआ है रशिया के अगेंस्ट में यूएसए द्वारा। इसीलिए रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे और इसको नाम दिया रशिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। और तब से यानी कि 1 साल से ऊपर से ये जो वॉर है ये चल रहा है। और जब भी पीस की बात होती है तो रशिया ये जरूर कहता है कि पहले तो ये इंश्योर करो कि यूक्रेन जो है वो नाटो नहीं ज्वाइन करेगा। प्लस इतना ही नहीं, रशिया ने बाकी कंट्री भी जो नाटो ज्वाइन करना चाहती थी यानी कि स्वीडन और फिनलैंड, उनको भी ये कह दिया था कि तुम्हारा हाल भी इसी तरीके से होगा अगर तुमने नाटो ज्वाइन करने की कोशिश की तो। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों कंट्रीज रुकी नहीं और इन कंट्रीज ने जो नाटो में अपनी रिक्वेस्ट थी ज्वाइनिंग की वो दे दी थी। और स्वीडन की अभी रिक्वेस्ट अप्रूव की नहीं गई है और फिनलैंड को इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब प्रॉब्लम ये है रशिया के साथ कि रशिया ये जो यूक्रेन वॉर इसमें इतना ज्यादा उलझ चुका है, इतना लंबा इसको खींच चुका है, इतना ज्यादा इसमें अपने रिसोर्सेज यूज कर चुका है कि अब ये सोच ही नहीं सकता किसी दूसरे फ्रंट पे वॉर करने की। यूक्रेन को भी हालांकि शुरुआत में इसने यही सोचा होगा कि छोटी सी कंट्री है, इसको तो हम लोग कुछ ही दिनों में हरा देंगे। लेकिन फिर इतना ज्यादा सपोर्ट किया इसको वेस्टर्न कंट्रीज ने कि ये अभी तक विथस्टैंड कर पाया है रशिया के सामने। और इस वॉर का नतीजा भले कुछ भी हो, लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा क्लियर है कि इसकी वजह से रशिया को माली नुकसान, उसकी इकोनॉमी को नुकसान, उसकी सिर्फ नहीं ग्लोबल इकोनॉमी को भी नुकसान और बाकी तरीके से जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। इसीलिए रशिया ने इस न्यूज के बाद बस इतना कहा है कि हम लोग इसके अगेंस्ट में रिटेलिएट करेंगे। ये काम फिनलैंड ने अच्छा नहीं किया है। पहले जो टोन होती थी रशिया की कि तुमने अगर ज्वाइन किया तो हम लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उस टोन में थोड़ा हालांकि नमी देखने को मिली है। भले ही ये जो कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज, इनको सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से, लेकिन दिखने में तो यही है ना कि फिनलैंड वर्सेस रशिया या फिर यूक्रेन वर्सेस रशिया, और इसमें भी रशिया जो है वो अपना जो चाहता है वो नहीं चला पा रहा है। तो ये एक तरीके से बेइज्जती की तरह भी है रशिया के लिए और वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। अगर रशिया की ये हालत नहीं होती, ये जो यूक्रेन वॉर है इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होता, तो मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि ये जो फिनलैंड वाली खबर है इसको ये और ज्यादा सीरियसली लेता। अगर फिनलैंड ये कहता यूक्रेन के बजाय पहले कि हम लोग नाटो ज्वाइन करेंगे, तो फिनलैंड पे जो रशिया का एग्रेशन वो और भी ज्यादा भयानक होता। क्योंकि देखो यूक्रेन से कोई उतना बहुत बड़ा खतरा नहीं है रशिया को। हाँ, ये था कि यूक्रेन अगर नाटो ज्वाइन करता तो फिर नाटो की आर्मी या फिर यूएसए की आर्मी या फिर बाकी मिलिट्री जो है यूक्रेन में अपनी प्रेजेंस बना सकती थी। रशिया अपने बॉर्डर के इतने पास यूएसए या फिर नाटो की आर्मी के प्रेजेंस जो है उसको पसंद नहीं करता था। ये चीज फिनलैंड के साथ भी है, फिनलैंड में भी ये लोग अपनी प्रेजेंस बना सकती हैं, लेकिन फिनलैंड का जो केस है ना वो अलग है थोड़ा। फिनलैंड की यहाँ पर जो बाउंड्री है आप लोग देख सकते हैं, इस बाउंड्री से रशिया का यहाँ पर एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है रशिया के लिए। 5 मिलियन रशियन यहाँ पर रहते हैं लगभग। पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उनका होम टाउन भी है। ये शहर अकेले 5% कंट्रीब्यूट करता है रशिया की इकोनॉमी में। तो आप लोग खुद ही सोचो, जब इतना इंपॉर्टेंट शहर जो है वो फिनलैंड के बाउंड्री के पास है और फिनलैंड ये कहे कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे, और जिसके बाद जो चांसेस है दूसरे कंट्री के जो हॉस्टाइल कंट्रीज है रशिया के, उनकी मिलिट्री यहाँ पर प्रेजेंस बनाए, तो ये चीज रशिया अलाउ करता अगर उसकी ऐसी हालत नहीं होती तो? बिल्कुल भी नहीं करता। बात सिर्फ यही नहीं थी, ये जो रास्ता है ना यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ से जो ये सी है, यहाँ से होते हुए रशिया का जो ट्रेड है वो मूव करता है, इस रास्ते आता है, फिर स्वेज कैनाल से पास होता है
तो वो भी खतरे में आ जाता रशिया के लिए। प्लस बाकी सब भी रीजन जो है उनकी वजह से ये जो एरिया है रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है, इसीलिए रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी और कंट्री की जो कि हॉस्टाइल हो रशिया से, उसकी मिलिट्री यहाँ पर अपना प्रेजेंस बना के रखे। और हिस्ट्री में अगर आप लोग देखोगे ना तो सिर्फ इसी रीजन की वजह से कई बार वॉर भी कर लिया है रशिया ने, जिसके बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। फिनलैंड से कई बार वॉर हुआ है रशिया का। उसके अलावा फिनलैंड की अगर हम लोग बात करें तो ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रांग नेबर है रशिया का। ग्लोबल फायर इंडेक्स में फिनलैंड की रैंक अगर आप लोग देखोगे तो ये 51st है। इसके पास तोपे काफी एडवांस है, काफी ज्यादा मिलिट्री वेपन्स है, इसके पास एडवांस मिलिट्री वेपन्स है। साथ ही साथ आप लोग को पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनने जो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस थी उसको कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिनलैंड से उन कंट्री में से है जिसमें आज भी ये जो कंपल्सरी सर्विस है वो होती है। कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से फिनलैंड जो है वो एक स्ट्रांग कंट्री है। और ऐसी कंट्री का फिर बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ मिलना और नाटो के साथ मिलना ये और भी ज्यादा कंसर्न वाली बात है रशिया के लिए और उसका जो वेस्टर्न एरिया है उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो इस चीज को ऐसे देखा जा सकता है कि फिनलैंड जो है वो अकेले ही रशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट साबित हो सकता है, प्लस वो बाकी कंट्रीज के साथ मिल जाए या फिर बाकी जो हॉस्टाइल कंट्री है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने लगे, और भी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है रशिया के लिए। यही पूरा इशू है। नाउ अगर हम लोग पूरा ये जो हिस्ट्री है रशिया और फिनलैंड के रिलेशन की, इसको थोड़ा अगर देखें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 19th सेंचुरी की शुरुआत में, जब 1807 में फ्रांस और रशिया के बीच में अलायंस एस्टेब्लिश हुआ था ट्रीटी ऑफ तिलसित के अंडर। उस समय फिनलैंड नाम की कोई कंट्री नहीं थी, पूरा स्वीडन हुआ करता था। ये स्वीडन आज का जो है वो, प्लस फिनलैंड भी स्वीडन का पार्ट हुआ करता था। स्वीडन ही पूरी एक कंट्री थी। और इस समय जो पूरा ये ईस्टर्न यूरोप था ना, ये धीरे धीरे फ्रांस का सिस्टर स्टेट बनता जा रहा था नेपोलियन के टाइम पे। नेपोलियन धीरे धीरे इन सारी कंट्रीज को अपने अंदर सबऑर्डिनेट बनाते जा रहा था। ऐसे में ये जो स्वीडन कंट्री थी ये ब्रिटेन का एलाई था, यानी ब्रिटेन के ये ज्यादा क्लोज था। आप लोग को पता होगा कि फ्रांस और ब्रिटेन में इस समय दुश्मनी चल रही थी। स्वीडन ने क्या किया कि ये जो ब्रिटेन के ट्रूप्स थे उनको यहाँ पर पोर्ट दे दिया, वो लोग अपनी यहाँ पर प्रेजेंस बना के रखते थे। और इस चीज से अलार्म हो के फिर रशियन एम्पायर जो उस टाइम था उसने अटैक कर दिया स्वीडन पे। पहले उसने स्वीडन को बोला कि इन लोग को यहाँ से हटाओ, इन लोग को यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बनाने मत दो। फिर जब स्वीडन नहीं माना तो रशियन एम्पायर ने अटैक कर दिया स्वीडन पे, और इतना पार्ट जो कि आज का फिनलैंड कहलाता है ये अपने अंदर ले लिया, को रशियन एम्पायर का पार्ट बना लिया। इस वॉर में स्वीडन की इतनी बुरी तरीके से हार हुई, इतनी बुरी तरीके से स्वीडन जो है वो टूट गया कि उसने उसके बाद कह दिया कि आज के बाद हम लोग किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी अलायंस नहीं बनाएंगे। यही चीज उसने पूरा मेंटेन करके रखा अंटिल रिसेंटली, जब स्वीडन ने, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, नाटो में अपने मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दी। तो ये पूरा हाल था। 19th सेंचुरी पूरा ऐसे निकल जाता है। फिनलैंड जो है वो रशियन एम्पायर का पार्ट हो जाता है और स्वीडन जो है वो कहता है कि हम लोग किसी के साथ अलाई नहीं करेंगे। फिर पूरा एक सेंचुरी की स्किप कर देते हैं हम लोग। 1917 में आप लोग को पता होगा कि रशियन रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इवेंट है वर्ल्ड के लिए। इस रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट पावर में आते हैं और फिनलैंड को आज़ादी दे दी जाती है। इसके बाद फिर फिनलैंड जो है एक अलग कंट्री बनता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंस देने के बाद भी रशिया जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल रखती है फिनलैंड के ऊपर। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो वही जो पुराना डर था रशिया को, वो दोबारा उसको सताने लगता है कि ऐसा ना हो कि फिनलैंड जो है वो किसी हॉस्टाइल कंट्री के साथ अलायंस बना ले और फिर यहाँ पर उस कंट्री की मिलिट्री जो है वो अपना एस्टेब्लिशमेंट बना ले, और जिसके बाद हमारी जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ सकती है। क्योंकि उस टाइम पे भी ये जो शहर था लेनिनग्राड, उस टाइम पे इस शहर का नाम था, जिसको आज सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर था और कैपिटल था उस समय ये यूएसएसआर का। इसीलिए फिर यूएसएसआर कहती है फिनलैंड को कि हम लोग को यहाँ पर तुम अपनी टेरिटरी दे दो और इसके बदले में हम लोग तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो टेरिटरी है वो तुम्हें दे देंगे। लेकिन फिनलैंड जब मना कर देता है तो फिर यूएसएसआर के पास कोई चारा बचता नहीं है और अटैक कर देता है फिनलैंड पे, जिसके बाद बहुत बड़ी टेरिटरी, अराउंड 9% टेरिटरी फिनलैंड की जो है वो कैप्चर कर लेता है रशिया इस एरिया में। और ये जो वॉर है इसका नाम दिया जाता है फिनिश वॉर, जिसको फर्स्ट फिनलैंड और रशिया वॉर भी कहते हैं या फिर विंटर वॉर भी कहते हैं। 1940s तक ये वॉर चलता है और इस वॉर में जो कैजुअलिटीज होती है वो तो रशिया की ज्यादा होती है, सोवियत यूनियन की ज्यादा होती है। लेकिन वॉर का जो रिजल्ट होता है वो ये कि फिनलैंड हार जाता है और उसको अपनी काफी टेरिटरी सीट करनी पड़ जाती है यूएसएसआर को। फिर होता क्या है कि नेक्स्ट ईयर हिटलर जो है वो इन्वेट कर देता है यूएसएसआर को, और फिनलैंड सोचता है कि ये अच्छा टाइम है, हमारी जो इतनी गंदी हार हुई है, हमारा जो इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है उसका बदला लेने के लिए और हमारी जो टेरिटरी हम लोग ने खोई है उसको वापस लेने के लिए। ये भी फिर हिटलर का साथ देता है, हिटलर की आर्मी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फिर फिनलैंड और रशिया के बीच में सेकेंड वॉर शुरू हो जाता है।
लेकिन फिर क्या होता है, आप सबको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है जर्मन्स की हार होती है, और इसी के साथ साथ ये फिनलैंड और रशिया का भी जो वॉर होता है ये भी खत्म होता है। और इसके बाद ये कहा जाता है कि पुरानी ट्रीटी जो थी, जिसके अंडर जो 9% टेरिटरी थी वो रशिया के पास चली गई थी फिनलैंड की, उसी को हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। फिनलैंड भी इस चीज को मान जाता है कि ठीक है, हम लोग जो पुरानी ट्रीटी थी उसको अपनाते हैं। और रशिया ये भी क्लॉज लगा देता है फिनलैंड पे कि आप लोग पूरी तरीके से न्यूट्रल रहोगे, या तो हमारे पक्ष में रहोगे या तो न्यूट्रल रहोगे। वेस्टर्न ब्लॉक या फिर कोई भी ब्लॉक, कोई हमारी परमिशन के कुछ भी ज्वाइन नहीं करोगे। फिनलैंड को मजबूरी में ये मानना भी पड़ता है। इसीलिए जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें फिनलैंड पूरी तरीके से न्यूट्रल रहता है, ना ही वो मार्शल प्लान के अंदर हेल्प लेता है यूएसए से, ना ही नाटो को ज्वाइन करता है। और इसी चीज को नाम दिया गया है फिनलैंडाइजेशन। इसी तरीके से कोई व्यक्ति या फिर कोई कंट्री दूसरे कंट्री को इनडायरेक्टली अपना गुलाम बना लेती है कि दिखने में तो वो इंडिपेंडेंट है छोटी कंट्री, लेकिन रियलिटी में वो कुछ कर नहीं सकती बिना इस पावरफुल बड़ी कंट्री के परमिशन के। इसको कहा जाता है फिनलैंडाइजेशन, कि इस कंट्री ने इसको फिनलैंडाइज कर रखा है। क्योंकि जैसे ही ये छोटी कंट्री जो है ये कुछ करना चाहेगी, कुछ ऐसा करना चाहेगी जो इस पावरफुल बड़ी कंट्री को पसंद नहीं होगा, और वो इस पे अटैक कर देगी और फिर इसकी इंडिपेंडेंस छीन लेगी। तो इसी डर से ये छोटी कंट्री जो है ये इनडायरेक्टली गुलाम बन के रहती है। दिखने में हालांकि ये इंडिपेंडेंट रहती है, लेकिन ये सांस भी नहीं ले सकती इस बड़ी कंट्री के इजाजत के बिना। और इसीलिए जब फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया तो इसको कहा जा रहा है एंड ऑफ फिनलैंडाइजेशन, यानी कि अब फिनलैंड जो है वो पहले के फिनलैंड जैसा नहीं रह गया, अब वो फिनलैंडाइज नहीं है। अपने परमिशन से उसने बोल्ड मूव लिया है। एक और चीज जो फिनलैंड इस बीच करता है कोल्ड वॉर के टाइम, वो अपनी मिलिट्री को काफी ज्यादा एडवांस बनाने लगता है। अपने जो वेपन्स होते हैं उसको मॉडर्नाइज करता रहता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इकलौती वो यूरोपियन कंट्री है जिसमें अभी भी मिलिट्री सर्विस जो है वो कंपलसरी है। तो इसी तरीके से टोटल डिफेंस की स्ट्रेटेजी वो अपनाता है कि हमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग फ्यूचर में रशिया के अटैक को रिपेल कर सके। तो ये नाराजगी फिनलैंड के अंदर शुरू से था कि रशिया ने हमारी जो इतनी बड़ी टेरिटरी है वो छीन ली, हमें इतने सालों तक गुलाम बना के रखा, हमें हमारी इतनी शर्मनाक हार जो है वो हुई उसके हाथों में। इसीलिए अभी हाल के टाइम में जब फिनलैंड ने देखा कि रशिया जो है वो उलझा हुआ है और थोड़ा बहुत कमजोर भी पड़ गया है, तो इसका फायदा उठा के फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन कर लिया। और इससे हुआ क्या, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप लोग, पहले नाटो कंट्रीज जो थी उनके साथ रशिया की बाउंड्री जितनी थी, फिनलैंड के ज्वाइन करने के बाद ये ठीक डबल हो गई है। तो अब रशिया का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया, और इसीलिए इसी पैनिक में, और सेम चीज जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले हुई थी वही चीज रिपीट होते हुए देख रहे हैं हम लोग। ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, अलायंस हो रहा है। इससे ये कहा जा रहा है कि ये सब जो है वर्ल्ड वॉर 3 की निशानी है। वर्ल्ड वॉर 3 आगे फ्यूचर में हो सकता है अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो। हाल में ही ट्रम्प जो कि यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनने भी इस चीज को कहा है कि बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं, बाइडेन जो है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर करा देगा। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को पता होगा कि हाल में ही ये स्टेटमेंट आया है नाटो की तरफ से कि नाटो के जो दरवाजे है वो इंडिया के लिए हमेशा खुले हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी देखिए आप लोग। तो जैसे जैसे इंडिया और नाटो की क्लोजनेस बढ़ती जा रही है और रशिया और नाटो में जो माहौल है वो और भी ज्यादा गर्माते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंडिया और रशिया के भी जो रिलेशन है वो भी बिगड़ते हुए बहुत साफ दिख रहे हैं। ये एक इशू है जिसका असर पड़ सकता है इंडिया पे, क्योंकि इंडिया से रशिया के रिलेशन अगर बिगड़े, इसका मतलब है चाइना से रशिया के रिलेशन सुधरने लगे। तो ये सब है सर्कमस्टेंसेस गाइस। आई होप ये सब चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।